सर, क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकते हैं? आप मेरी इस महीने की तनख्वाह में से काट लीजिए। कोई बात नहीं। तुम्हारा तो हर महीने का यही नाटक होता है। जो भी तुम्हारी तनख्वाह है वो तुम्हें महीने के अंत में ही मिलेगी। इसे बीच बीच में मेरे पास पैसे मांगने मत आया करो। लेकिन सर, मुझे मेरे भैया के लिए दवाई लेनी है। आपको तो बताया ही था ना मैंने कि भैया का 6 महीने पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण वो दोनों पैरों से अपाहिज हो चुका है। देखो, तुम मेरा दिमाग मत खाओ और जाकर अपना काम करो। बहुत सारे केक पैक करने बचे हैं और अगर इस काम में देरी हुई तो तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। ठीक है सर, मैं अभी करती हूँ। सिया एक केक शॉप में काम करती है और उसका बॉस रौनक बहुत ही खड़ूस होता है। घर में अपाहिज भाई उदय, भाभी अंजू और बूढ़ी माँ जमुना होती है। सबका खर्चा अकेली सिया ही संभालती है। अब भैया की दवाई के पैसे मैं कहाँ से लाऊं? आज फिर से मुझे दवाइयाँ उधार लेनी पड़ेगी और मेडिकल शॉप वाले की 4 गालियाँ भी सुननी पड़ेगी। क्या करूं? मेरे पास तो कोई दूसरा चारा भी नहीं है। बेचारी सिया मेडिकल से ही दवाइयाँ उधार ले लेती है और घर जाकर अपने भैया को देती है। अच्छा हुआ सिया जो तुम आ गई। मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आज का खाना तुम ही बना लो। लेकिन अंजू, सिया भी तो अभी थक कर आई है ना। दिन भर केक शॉप में उसे खड़ा ही रहना पड़ता है। तो फिर मैं माँ जी से कह देती हूँ। अरे ये तुम क्या बात कर रही हो? माँ को डॉक्टर ने काम करने से सख्त मना किया है और ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। अरे तो फिर मैं क्या कोई मशीन हूँ क्या, जो दिन रात बस काम पे काम ही करती रहूं? मुझे भी दर्द होता है, मेरी भी तबीयत खराब होती है। कभी कभार सहन कर लिया करो और यहाँ व्हील चेयर पर बैठे बैठे ज्यादा भाषण मत झाड़ा करो तुम। एक तो तुम्हारे अपाहिज होने के कारण तुमने खुद की और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? बार बार आप भैया को कड़वे ताने मत दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। अरे तो तुम्हारे भैया को भी समझा कर रखो ना। आप जाइए भाभी, कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं आपके लिए काढ़ा बनाऊंगी। उसे पीने से आपका पेट दर्द कम हो जाएगा और खाना और बाकी का काम भी मैं निपटा लूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। फिर अंजू मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मुझे माफ कर दे सिया, मेरे कारण तुझे शादी ब्याह की उम्र में हम सबका इतना करना पड़ रहा है। काम कर करके तेरे चेहरे की चमक जा चुकी है। मुझे तो तुझे यूं दिन रात मेहनत करके देखकर बहुत दुख होता है। एक भाई होने के नाते मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अरे नहीं भैया, आप ये सब क्यों बोल रहे हो? और आप थोड़ी ना ये सब जानबूझकर कर रहे हो। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था और आप देखना, बहुत जल्द आप ठीक भी हो जाओगे और अपने पैरों पर खड़े भी हो जाओगे। भगवान करे कि सब ऐसा ही हो। हाँ भैया, और खबरदार, जो आइंदा से मुझसे माफी मांगी तो मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है। फिर सिया काम करने लग जाती है और उसे देखकर उदय की आंखें नम हो जाती है। इतनी छोटी होकर भी हालातों ने इसे समझदार और जिम्मेदार बना दिया है। सच में जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं बता सकता। भगवान जी, बस मेरी बहन को दुनिया की सारी खुशियां देना। सिया की भाभी ऐसे ही रोजाना घर में कलेश करती रहती है और सिया को घर में और बाहर दोनों जगह पर काम संभालना पड़ता है, जिस कारण उसकी तबीयत भी काफी खराब रहती है। फिर एक दिन केक शॉप पर एक अमीर बूढ़ा आदमी आता है। कस्टमाइज बर्थडे केक का ऑर्डर देना है। ये रही डिजाइन। ओके सर, मिल जाएगा। शुक्रिया। मैं अभी बिल बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि कितने पैसे होंगे। जी। फिर सिया बिल बनाने लगती है। तभी विक्रम उसे देखते ही रह जाता है। ये लीजिए सर, पूरे 3,000 रुपए हुए। आप मुझे हाफ पेमेंट एडवांस में कर दीजिए। सर। जी हाँ, बताइए ना। सॉरी, वो मैं कुछ सोच रहा था। कोई बात नहीं सर, आपके 3,000 रुपए हुए हैं।
आप मुझे हाफ पेमेंट अभी कर दीजिए। ठीक है, मैं पूरी ही पेमेंट कर देता हूँ। ओके सर, वैसे भी चलेगा। ये लीजिए। शुक्रिया सर। कल शाम तक केक डिलीवर हो जाएगा ना? मैंने एड्रेस तो लिख दिया है कार्ड पर और मेरे बेटे का नाम भी लिख दिया है। हाँ सर, हो जाएगा। वैसे डिलीवरी करने कौन आएगा? मेरा मतलब, आप आओगे क्या? मैं या फिर हमारे सर? वो तो कल के शेड्यूल पर ही तय होगा। लेकिन क्यों सर? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे आपको ऑर्डर दिया है तो आप ही आ जाइए ना। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। फिर विक्रम वहां से चला जाता है और सिया को उसका बर्ताव काफी अजीब लगता है। फिर अगले दिन वो शाम में विक्रम के घर पर जाती है, जहां पर उसके बेटे अंश का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है। तभी विक्रम सिया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे आप आइए ना। लो अंश बेटा, आपका केक भी आ गया। ग्रेट पापा, आपने वैसा ही केक बनवाया है जैसे मैंने आपको डिजाइन बताया था। हाँ अंश बेटा, ठीक वैसा ही बनवाया है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू मैम। तो अब मैं चलती हूँ सर। अरे इतनी जल्दी कहा? मेरे बेटे का 18 बर्थडे है, तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए ना। उसे और मेरी माँ को भी बहुत अच्छा लगेगा। ओह, लेकिन सर। आपके शॉप पर काम कर रहे लड़के से मेरी बात हो चुकी है। उसने कहा है कि सिया अपनी ड्यूटी खत्म करके ही आपके पास आएगी, और वैसे भी आप 7 बजे तक ही काम करती हो। इसका मतलब अभी आप फ्री हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए ना। ठीक है सर, अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ। विक्रम के कहने पर सिया बर्थडे पार्टी में रुक जाती है और सिया अंश और उसके दोस्तों के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है और वो विक्रम की माँ सुलेखा के साथ भी अच्छे से बातचीत करती है। इस तरह से उसका उस परिवार के साथ एक जाना अनजाना सा रिश्ता जुड़ जाता है। चलिए आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है सिया बेटा, सच में तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से मिलने आओगी ना मुझे? लेकिन आंटी जी, वो मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना ही होगा। ठीक है आंटी जी, मैं जरूर आऊंगी। चलो सिया। आप कहाँ जा रहे हो सर? तुम्हें ड्रॉप करने। अरे नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। यहाँ पास में ऑटो या कैब मिल जाएगी मुझे। अरे नहीं सिया, इतनी रात हो चुकी है और मैं तुम्हें ऐसे अकेले बाहर जाने नहीं दे सकता। अब चुपचाप चलो। माँ, अब आप ही अपनी नई सहेली को समझाओ। हाँ सिया, विक्रम सही कह रहा है, तुम इसके साथ ही जाओ, ये तुम्हें घर तक छोड़ देगा। ठीक है आंटी जी, चलिए, आप अपना ध्यान रखिए। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर सिया और विक्रम वहां से निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच सिया, आज तुमसे मिलकर माँ और अंश को भी बहुत खुशी मिली। अरे कोई बात नहीं सर। मेरी बीवी थी नंदिनी, जो मुझे 15 साल पहले ही छोड़कर चली गई। मतलब? छोड़कर यानी मेरा साथ उसने छोड़ दिया और वो दूसरे आदमी के साथ चली गई। ओह। उसके बाद मैंने अपने बेटे को अकेले ही संभाला और तुम्हारे साथ बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अपने से ही बात कर रहा हूँ। शुक्रिया सर, मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ ना। कैंसर के कारण पापा कई सालों पहले ही गुजर गए और अब 6 महीने पहले भैया का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए मैं ही संभालती हूँ पूरा घर। घर में माँ और भाभी भी रहती है। ओह, सुनकर बहुत बुरा लगा। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊँ तो प्लीज मुझे बेझिझक होकर बता देना। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे पापा की उम्र के हो, लेकिन आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। हाउ स्वीट। वैसे आपने इस उम्र में भी अपने आप को कितना मेंटेन किया है, मानना पड़ेगा सर। थैंक यू सिया। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातें करते हैं
और नंबर्स भी एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद वो दोनों अब रोजाना थोड़ी थोड़ी बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। ऐसे ही एक दिन सिया सुलेखा के साथ बाहर घूमने चली जाती है और वो दोनों खूब मजे करते हैं। और रात में घर आने पर पूरे शहर में दंगे चल रहे हैं। तो अब तुम कैसे जाओगी सिया? आज सिया कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी, क्योंकि ऐसे हालातों में इसका बाहर जाना सही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर कैसे रोक सकती हूँ? अरे चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे घर पर मैं फोन करके बता दूंगी कि तुम यहीं पर रुकोगी। फिर सुलेखा सिया के घर पे फोन करके बता देती है और वो रात में उधर ही सोती है। गुजरते दिनों के साथ साथ सिया का विक्रम और उसके परिवार के साथ जुड़ाव बढ़ने लगता है और विक्रम को भी धीरे धीरे सिया से प्यार होने लगता है। सिया, अरे कब से फोन पे बात कर रही हो तुम? ये तुम्हारे काम करने की जगह है, कोई गार्डन नहीं जहाँ तुम किसी से भी फोन पे गप्पे मारती बैठो। सॉरी सर, मैं अब से फोन पे बात नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। रौनक के ऐसे चिल्लाने पर सिया का शॉप में विक्रम से बात करना बंद हो जाता है। फिर एक दिन अचानक से घर पर दो आदमी आते हैं। ओए, हमारे पैसे दे दे, और वो भी बैच के साथ। हमने आज तक तुझे बहुत मोहलत दे दी, लेकिन अब और नहीं। जल्दी से पैसे दे दे, वरना तेरे इस अपाहिज पति और तुझको हम अभी के अभी अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर हमारे बॉस के यहाँ पर नौकर और नौकरानी बनकर रहना तुम दोनों। सुनो, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे भाभी, लेकिन आपने इनसे पैसे क्यों लिए? वो 6 महीने पहले मुझे मेरी दोस्तों के साथ बाहर जाना था, इसीलिए मैंने इनसे पैसे लिए थे। हाँ, लेकिन अब पैसे देने का टाइम आ गया है। चल जल्दी से निकाल पैसे, वरना आज तो तुझे उठाकर लेकर जाऊंगा। अरे नहीं, प्लीज मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। तभी वहां पर विक्रम आता है। रुक जाओ, कोई किसी को कहीं लेकर नहीं जाएगा, और ये लो तुम्हारे पैसे, और दफा हो जाओ यहाँ से। फिर विक्रम से पैसे लेकर वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। सर, आप यहाँ पर? हाँ सिया, हम दोनों बात कर रहे थे और तुमने कॉल कट ही नहीं किया, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं यही पास ही में था, इसीलिए फौरन चला आया। ये कौन है सिया? ये मेरे अच्छे दोस्त है भाभी, वो सुलेखा आंटी है ना, जिनके साथ मैं बाहर गई थी घूमने। आपको मैंने उनकी फोटो भी दिखाई थी, ये उन्हीं के बेटे हैं। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आज अगर आप सही समय पर पैसे लेकर नहीं आते तो पता नहीं वो लोग क्या करते। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ऐसे मत करना। हाँ सर, और मुझे माफ कर दो सिया, हमेशा मैंने तुम्हारे साथ झगड़ा ही किया है, लेकिन आज तुम्हारे कारण ही मैं बच पाई। अरे अंजू भाभी, आप मुझसे बड़ी है, प्लीज ऐसे मत बोलिए। आप बस अब से ध्यान दीजिए और मेरे भैया का साथ दीजिए। मैं जानती हूँ कि वो अपाहिज है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय पर अगर आप उनके साथ बुरी तरह से पेश आएगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। भाभी, जरा सोचिए, अगर आप उनकी जगह पर होती और वो आपसे इस तरह से पेश आते तो आपको कैसा लगता भाभी? हाँ सिया, मैं समझ सकती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब से मैं एक अच्छी बहू, बीवी और भाभी बनकर दिखाऊंगी। अंजू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो धीरे धीरे सुधरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम और सिया का मिलना जुलना भी जारी रहता है। और एक दिन सिया विक्रम के घर सुलेखा से मिलने जाती है। एक काम करो सिया, जाकर विक्रम के कमरे में रखी वो नीली वाली फोटो एल्बम लेकर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ठीक है आंटी जी, अभी लाती हूँ। फिर सिया विक्रम के कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे एक डायरी दिखती है। अरे वाह, कितनी सुंदर डायरी है ये। वो विक्रम की पर्सनल डायरी होती है और सिया उसके पन्ने पलटने लगती है।
और उस डायरी को पढ़कर सिया के होश उड़ जाते हैं। मैं सिया से बहुत प्यार करने लगा हूँ। जब मैं उसके साथ होता हूँ तब मैं अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता हूँ। बस हमारे बीच में उम्र का फासला है। इसका मतलब सर मुझसे प्यार करते हैं। सिया के पसीने छूटने लगते हैं और उतने में वहां पर विक्रम भी आता है और उसके हाथ में वो डायरी देखकर विक्रम भी अब हैरान रह जाता है। सिया, मेरी बात सुनो सिया, गलत मत समझना, प्लीज सिया। सिया को सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। विक्रम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो वहां से निकल चुकी होती है। सर मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं उनसे 20 से 25 साल छोटी हूँ और ये सब सही नहीं है। सिया किसी को कुछ भी नहीं बताती और सीधे अपने घर चली जाती है। क्या हुआ सिया, किसी चिंता में हो क्या? तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है। कोई बात है क्या? नहीं तो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। पक्का ना? हाँ भैया, आप खामखा फिक्र कर रहे हो। आप बस अपना ख्याल रखिए, मैं एकदम खुश हूँ। फिर ठीक है। अब विक्रम सिया को बार बार फोन कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल ही नहीं उठाती। पता नहीं सिया के मन में अब क्या चल रहा होगा। ये सब क्या हो गया? अब मैं कैसे समझाऊं उसे? वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। विक्रम भी अब बहुत परेशान हो जाता है। अरे विक्रम बेटा, सिया से कह दो कि कल शाम काम खत्म करके थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाए। मैं घूमने गई थी ना, वहां से थोड़ा बहुत सामान खरीद कर लाई हूँ सबके लिए। उसके लिए भी कुछ लाया है मैंने और वही उसे देना है। अरे नहीं माँ, सिया मेरा फोन नहीं उठा रही। आप ही उसे कॉल करके बुला लो। अरे ऐसे कैसे वो तेरा फोन नहीं उठा रही? ठीक है, मैं उसे आज शाम को कॉल करती हूँ। अभी वो केक शॉप में बिजी होगी ना, इसीलिए। जी माँ। फिर शाम होने पर सुलेखा सिया को कॉल करती है। तभी सिया सुलेखा को सब कुछ बता देती है और वो सब सुनकर सुलेखा काफी चौंक जाती है। क्या विक्रम तुमसे प्यार करने लगा है? हाँ आंटी जी, अब आप ही बताइए, इतना सब होने के बाद में मैं वहां पर कैसे आऊं, कैसे बात करूं उनसे? मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। सिया बेटा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे मिलने आऊंगी और मैं विक्रम से इस बारे में बात भी करूंगी। लेकिन आंटी जी, सुलेखा कॉल कट कर देती है। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। जिस इंसान को मैंने एक अच्छा दोस्त माना, उसके मन में मेरे लिए ये सब चल रहा था। अभी तक मेरे दिमाग से वो सब जा भी नहीं रहा, लेकिन मुझे कुछ भी करके वो सब भुलाना ही होगा और आज के बाद मैं विक्रम सर से कभी नहीं मिलूंगी। वही दूसरी तरफ सुलेखा विक्रम से सवाल करती है और उसे सब पूछती है। हाँ माँ, ये सच है। मैं सिया से प्यार करने लगा हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये सब मेरी कहने की हिम्मत कभी नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने अपने जज्बातों को अपनी पर्सनल डायरी में लिख के रखा था। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि मेरी डायरी सिया के हाथ लग जाएगी और सब कुछ इस कदर बिगड़ जाएगा। लेकिन बेटा, तू तो जानता है ना, तुम दोनों के बीच उम्र का कितना बड़ा फासला है। पूरे 20 से 25 साल बड़ा है तू उससे, बिल्कुल उसके पिता के उम्र के बराबर। तो फिर उसके बावजूद भी तूने उससे प्यार कैसे किया? अरे माँ, अब आपको मैं क्या बताऊं। प्यार उम्र या रंग रूप देखकर नहीं होता। प्यार तो दो लोगों की आत्माओं का मिलन होता है और मुझे तो सिया के स्वभाव से, उसकी बातों से और उसके मन से प्यार हुआ है। फिर उम्र से क्या लेना देना माँ। और मैं जानता हूँ ये समाज और आप सब मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा प्यार सच्चा और पवित्र है। विक्रम बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब समझती हूँ। मैं तो बस तेरे मुंह से सब कुछ सुनना चाहती थी। देख बेटा,
तूने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सिया तुझसे प्यार नहीं करती और वो तेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बसा पाएगी। ये समाज अच्छा नहीं है बेटा। यहाँ के लोग तुम दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुझे अपने जज्बातों को अपने मन में ही रखना होगा और इनका कोई भविष्य भी नहीं हो सकता बेटा। हाँ माँ, आपने सही कहा। फिर विक्रम उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। अब दिन गुजरते जाते हैं और सिया और विक्रम के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या सिया, ड्रॉवर में से पूरे 20,000 रुपए गायब हुए हैं। सच कहो, इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? नहीं सर, और ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ओ प्लीज सिया, अब ज्यादा अच्छी और सच्ची बनने का ढोंग मत करो। आज सुबह से शॉप में सिर्फ तुम अकेले ही हो, तो फिर तुमने चोरी नहीं की तो फिर किसने की है? बताओ मुझे, और कौन आया था यहाँ पर? मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं यहाँ इतने महीनों से काम कर रही हूँ और अगर मुझे कुछ ऐसा करना ही होता तो मैं पहले ही कर चुकी होती। मैंने कोई चोरी नहीं की है सर, सच कह रही हूँ मैं। और मैंने सुबह से ड्रॉवर की तरफ देखा भी नहीं है। लेकिन एक बात है, आज सुबह मैं जब शॉप पर आई थी तभी शॉप के पीछे की खिड़की खुली हुई थी। क्या? हाँ सर, हमेशा वो खिड़की बंद ही रहती है, लेकिन आज ही खुली थी। हो सकता है कि रात में कोई चोर आया हो और उसी ने चोरी की हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये सब तुम खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कह रही हो। तुम्हारी सारी बातें सरासर झूठ है। नहीं सर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। चुप करो सिया, चोरी तुमने ही की है और अब मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने नहीं दूंगा और तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। चोरी रात में ही हुई होगी और आज ये महीना खत्म हो रहा है और अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरी इस महीने की मेहनत जाया हो जाएगी। प्लीज मुझे सैलरी दे दीजिए और आप मुझे काम से मत निकालिए सर। मैं अकेली ही अपने परिवार को संभालती हूँ और आपको तो मेरे हालात अच्छे से पता है सर। प्लीज सर। ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा इतना बड़ा नुकसान करके तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें सैलरी भी दूं? अरे तुम्हें तो कोई चवन्नी भी नहीं मिलेगी। गेट लॉस्ट और दोबारा यहाँ पे मत आना। और तुम तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे खिलाफ चोरी की कंप्लेंट दर्ज कर सकता हूँ। चोरनी कहीं की। रौनक की बातें सुनकर सिया अब फूट फूट कर रोने लगती है और उसे ना चाहकर भी वहां से निकलना ही पड़ता है। उस रात तेज बारिश हो रही होती है और सिया रोते रोते सड़क के किनारे बेंच पर बैठी होती है। क्यों भगवान जी, क्यों? पहले से ही मेरे जीवन में इतनी सारी मुश्किलें हैं, अब मेरा काम भी छूट गया। क्यों हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ ही गलत होता है? मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे उसके इल्जाम में काम से निकाल दिया। अब मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगी? सिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो पूरी तरह से भीग चुकी होती है। तभी वहां पर कोई आता है और सिया के सर को छाते से ढक लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम ही होता है। विक्रम सर, आप? सिया, इतनी तेज बारिश चल रही है और आप यहाँ पर भीग रही हो। चलिए मेरे साथ चलिए। नहीं सर, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखो सिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें सुलेखा आंटी की कसम। ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्यों मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं? फिर विक्रम सिया को अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले जाता है। देखो सिया, मैं जानता हूँ कि आपने डायरी में जो भी पढ़ा होगा वो पढ़कर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि प्यार कोई उम्र देखकर नहीं होता, वो कभी भी किसी से भी हो सकता है। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बात मेरे तक ही रखना चाहता था, कभी आपसे इजहार करने का इरादा भी नहीं था।
देखिए सर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मैं अभी ठीक हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं सिया, मैं आज तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती ही रहेगी, मेरी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी। और इस दोस्ती के रिश्ते में और कोई जज्बात नहीं होंगे। लेकिन प्लीज सिया, मुझसे दूर मत जाओ। लेकिन सर। देखो सिया, इतने सालों बाद मेरा कोई अच्छा दोस्त बना है। किसी ने मेरी उदास माँ के चेहरे पर मुस्कान लाई है। और ऐसे में अगर तुम मुझे और मेरी माँ को छोड़ दोगी तो कैसे चलेगा सिया? मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। मेरी माँ की सो। ठीक है सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप जो भी कह रहे हो वो आप जरूर करोगे। हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और आगे भी अच्छे दोस्त ही रहेंगे। मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिया। और सिया, जब तुम वहां केक शॉप में रो रही थी तभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मैं जान गया कि तुम्हें उस रौनक ने झूठी चोरी के इल्जाम में काम से निकाल दिया है। हाँ सर, और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम चिंता मत करो सिया। तुम्हें अगर पैसों की मदद चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ। और एक दोस्त अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं सर, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी। मुझे अपने पर किसी का उधार नहीं चाहिए। ठीक है सिया, अगर तुम्हें आत्मनिर्भर होकर ही पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें काम देता हूँ। मेरी कंपनी में काम करो। तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है ना? हाँ सर, हो चुकी है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें काम समझ भी नहीं आया तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं तुम्हें मदद करने के लिए। और तुम पैसों की चिंता करना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। शुक्रिया सर। अब सिया विक्रम की कंपनी में काम करने लगती है और वो उसे सब कुछ अच्छे से समझाता है। विक्रम और सिया एक साथ ही ऑफिस जाते और एक साथ ही वापस लौटते। वो दोनों अब साथ में बहुत सारा वक्त बिताते हैं। विक्रम सर, ये मेथी के पराठे मेरी माँ ने बनाए हैं और ये चटनी मैंने बनाई है। वाह सिया, पराठे तो काफी टेस्टी है और ये चटनी भी। मानना पड़ेगा, तुम्हारी माँ और तुम दोनों भी मास्टर शेफ हो। थैंक यू सर। अब सिया और विक्रम के बीच में जो खटास आ गई थी वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। फिर एक रोज अचानक से सिया को घर से कॉल आता है। क्या हुआ सिया? सर, माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें एडमिट करना होगा। रिपोर्ट्स में डेंगू आया है, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं कि मैं अपनी माँ को एडमिट करूं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो सिया, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन सर, आपकी तो एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना अभी। तुम पागल हो क्या सिया? अरे मीटिंग इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी माँ की तबीयत? अब चलो जल्दी। फिर विक्रम और सिया फौरन जमुना को एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद सिया की माँ ठीक हो जाती है। ये लो सिया, ये पेपर स्प्रे है। आजकल बाहर का माहौल ठीक नहीं है। अगर तुम अकेली रहो और कोई तुम्हें सताए तो सीधा इसका इस्तेमाल करना, बिल्कुल मत डरना। थैंक यू सर। विक्रम हर बार सिया की मदद करता है, उसकी एक सच्चे साथी की तरह देखभाल भी करता है और ये सब देखकर सिया को भी उससे प्यार होने लगता है। विक्रम सर हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे। ऐसा तो एक सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। उन्होंने बिल्कुल सच कहा था कि प्यार उम्र वगैरह देखकर नहीं होता। प्यार तो दो लोगों के मन का मिलाप होता है। पहले पहले तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है कि ये एहसास कोई और नहीं बल्कि प्यार ही है। फिर सिया विक्रम को एक सुंदर सी जगह पर बुलाती है। अरे सिया, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कुछ जरूरी बात करनी थी क्या मुझसे? हम ऑफिस में भी तो मिल सकते थे ना। नहीं विक्रम सर, ये बात मैं आपसे ऑफिस में नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपसे
मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सर। क्या? सिया के मुंह से ये बातें सुनकर विक्रम एकदम हैरान रह जाता है। हाँ विक्रम सर, मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। पहले जब आपको मुझसे प्यार हुआ तब मुझे सब कुछ एकदम अजीब और अलग सा लगा, लेकिन अब जब मुझे आपसे प्यार हुआ है तब जाकर मुझे प्यार का असली मतलब समझ आया है। सिया, आपने सही कहा था सर। प्यार ना तो कोई उम्र देखता है और ना ही कुछ और। वो तो एक सुंदर एहसास होता है जो बेवजह कभी भी किसी से भी हो सकता है। शुक्रिया सिया, लेकिन तुम्हें पता है मुझे ये सब किसी सपने के बराबर लग रहा है। लेकिन ये कोई सपना नहीं है सर, बल्कि हकीकत है। हाँ सिया, अब जब हम दोनों फाइनली एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्लीज मुझे पहले ये सर कहना बंद करो और विक्रम ही कहो। वो सुनने में मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मेरा मतलब विक्रम। लेकिन सबसे पहले हमें ये सब जाकर अपने अपने घर वालों को बताना होगा और उनकी रजामंदी से ही सब कुछ होगा, क्योंकि हम दूसरों का दिल दुखाकर एक हो जाए ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे भी सिया, माँ तो मान जाएगी, लेकिन अंश का पता नहीं। मुझे तो बस उसी की चिंता है। फिर विक्रम और सिया अपने अपने परिवार वालों को जाकर सारी बातें बताते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो ना? तुम्हें एक बूढ़े आदमी से प्यार हुआ है? सिया बेटा, ये सही नहीं है। मैं तेरे प्यार को गलत नहीं कह रही, लेकिन लोग क्या कहेंगे? इस समाज में रहने के लिए समाज के उसूलों से ही जीना पड़ता है बेटा। हाँ सिया, माँ जी एकदम सही कह रही है। तुम्हारा और विक्रम साहब का प्यार एकदम गलत है और तुम दोनों की उम्र के बीच में पूरे 20 से 25 साल का फर्क है। देखो सिया, तुम ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ दो, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। नहीं भैया, ऐसे कैसे तोड़ दूं मैं ये रिश्ता? मैं जानती हूँ कि आप लोगों के लिए ये सब जानना और समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्यार उम्र देखकर नहीं किया जाता। पहले मेरी भी सोच आप लोगों की तरह ही थी, पर फिर जब मुझे विक्रम से प्यार हुआ उसके बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। उन्होंने मेरा हर मुश्किल में साथ दिया है, आप सबका साथ दिया है, फिर चाहे वो अंजू भाभी को उन आदमियों के चंगुल से बचा कर हो या फिर माँ को जब डेंगू हुआ हो तब का हो, लेकिन उन्होंने मेरा हर वक्त साथ दिया है। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। और माँ, आपके और पापा की उम्र के बीच में पूरे 10 साल का फर्क है, फिर भी आप दोनों में अटूट प्यार है। आज तक आप पापा को कितना याद करती हो, और ये बात हम सबको समझनी होगी कि प्यार हमेशा दो आत्माओं के बीच होता है। और रही बात समाज की, तो लोगों का क्या है माँ? लोग तो बस बातें ही बनाते हैं। हाँ बेटा, वो तो है, और तेरी बातें सुनकर अब मुझे भी यही लग रहा है कि तू सही कह रही है। और तू और विक्रम जी अगर दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों उदय बेटा? हाँ माँ, और सिया, हम सब है तुम्हारे साथ। और धन्यवाद सिया, हमारी सोच को अपनी बातों से बदलने के लिए। हम सबको ये बात पहले से पता थी, लेकिन बस उस बात का एहसास दिलाने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन अब हमें भी एहसास हो चुका है कि प्यार की असली परिभाषा क्या है। सिया के घर वाले तो राजी हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ, आई नो अंश बेटा, ये सब तुम्हारे लिए एकदम अजीब होगा, क्योंकि सिया यानी तुम्हारी होने वाली दूसरी माँ तुमसे केवल 6 से 7 साल बड़ी है। लेकिन बेटा, एक बार मेरे बारे में भी सोचना और फिर देखो तुम्हें क्या सही लगता है और क्या गलत। और अंश बेटा, तेरी माँ हमेशा यही कहा करती थी कि मेरे जाने के बाद अकेले मत रहना। अकेलापन इंसान को जीते जी मार देता है। जीवन में एक जीवन साथी का होना बहुत जरूरी होता है, और सिया में एक अच्छी बहू होने के सारे गुण हैं। वो एक अच्छी बीवी, बहू और माँ तीनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकती है। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। अरे दादी और पापा, आप दोनों को मुझे इतना समझाने और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें पापा की खुशी है उसी में मेरी खुशी है। हाँ, वो बात तो अलग है
कि सिया और मुझ में माँ बेटे जैसा रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जैसे कि हम अब भी हैं। थैंक यू सो मच बेटा। अरे क्या पापा, आप भी। इस तरह से अंश और सुलेखा भी विक्रम और सिया के रिश्ते को अपना लेते हैं, जिसके बाद सबकी सहमति से वो दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर शादी के कुछ दिनों बाद वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। विक्रम, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें नाइट शो देखने जाना है। हमारे रिसोर्ट के बाकी लोग भी जा रहे हैं। ओह नो, ये तो सो गया। सिया को बहुत बुरा लगता है और तभी उसे अपने परिवार वालों की बातें याद आती है। विक्रम उम्र में मुझसे काफी बड़ा है, कहीं पहले पहले जो सबने कहा था वो सच ना हो जाए। कहीं वाकई में ये उम्र हम दोनों के बीच में दरार ना ला दे। अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। हम दोनों ने सुबह से कितनी सारी एक्टिविटीज की है। विक्रम तो क्या, अब तक तो मैं भी थक चुकी हूँ। सिया अपने मन से बुरी बातों को हटाकर अच्छी बातों पर ध्यान देती है और वो भी विक्रम के साथ सो जाती है। फिर हनीमून से लौटने के बाद एक दिन जब वो दोनों एक परफ्यूम शॉप में जाते हैं, तभी ये लीजिए मैडम, मैंने आपके परफ्यूम पैक कर दिए हैं। बिल आप पे करेंगी या आपके पापा? क्या? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं इनका पापा नहीं हूँ, बल्कि पति हूँ। क्या? सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जरा ध्यान से काम किया करो, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में चली जाएगी, समझे कि नहीं? रहने दो ना विक्रम, अब उसे कैसे पता होगा हमारे बारे में। इट्स ओके। फिर विक्रम पैसे दे देता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। दोनों को एक कपल की तरह साथ में चलते देखकर दुनिया उन्हें बड़ी अजीब नजरों से देखने लगती है। कुछ दूर पार्क में चलते चलते उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है और उस बच्चे को देखकर सिया उसे देखती ही रहती है। यही सोच रही हो ना कि हम पेरेंट्स कब बनेंगे? अरे नहीं विक्रम, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। देखो सिया, जहाँ तक मैं जानता हूँ, माँ बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक बच्चे को ही जन्म दें। और भी कई सारे रास्ते हैं और हम भविष्य में चलकर पेरेंट जरूर बनेंगे। हाँ विक्रम, जरूर बनेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों ठेले के पकोड़े खाएं। क्यों, खाओगे ना तुम भी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर विक्रम और सिया दोनों पकोड़े खाने चले जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सिया, अभी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। माफ कर दो विक्रम, मैं भूल ही गई थी कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से इतना तला भुना खाना सही नहीं होगा। अरे नहीं सिया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो दोनों जब जाने लगते हैं, तभी पास के दो आदमी आपस में बतियाने लगते हैं। अरे इस लड़की ने तो एक बूढ़े आदमी के साथ शादी कर ली। पता नहीं आजकल के जमाने में क्या क्या हो रहा है। अरे भाई, जरूर पैसे के लिए की होगी शादी। आजकल की ज्यादातर लड़कियां ऐसे ही करती हैं। पैसा फेंक, तमाशा देख। उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर विक्रम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को बहुत मारता है। अरे ओ बुड्ढे, पागल हो गया है क्या? अरे पागल तो तुम लोग हो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इस तरह से बात करने की? अरे अगर इतनी ही तुझे मिर्ची लग रही है तो फिर तूने इसके साथ शादी ही क्यों की? शट अप। अगर एक और शब्द भी बोला ना तो इधर के इधर ही हड्डी पसली एक कर दूंगा। विक्रम, विक्रम प्लीज शांत हो जाओ, और तुम दोनों अपने काम से काम रखो ना। कोई कुछ भी करे, उससे तुम दोनों को क्या करना है? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों की अकल ठिकाने लगाऊंगी। उन दोनों की बातें सुनकर वो दो आदमी वहां से चले जाते हैं और घर जाकर, देखो कितनी चोट लगी है तुम्हें विक्रम। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें उन दोनों को मारने की? अरे तो फिर मैं क्या करता सिया? वो दोनों तुम्हारे बारे में कैसे कैसे बात कर रहे थे, मैं उनकी बातें क्या चुपचाप सुन लेता क्या? आई नो विक्रम, खून खोलता है, लेकिन समाज में ऐसे तुम कितनों को मारोगे? लोग तो बस बोलते ही रहेंगे,
लेकिन हमें और हमारे अपनों को पता है ना कि हमारा रिश्ता कितना सच्चा है, तो हमें दूसरों को वो सब साबित करने की क्या जरूरत है। फिर भी सिया, मुझे उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो विक्रम, तुम ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो और ये लो, ये हल्दी वाला दूध पीकर सो जाओ। और तुमने अपनी बीपी की दवाई ली कि नहीं? नहीं ली होगी। सच में विक्रम, मेरे आने के बाद से तुम तो एकदम लापरवाह हो चुके हो। अरे अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम जो हो मेरे पास। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? हाँ हाँ, ऐसी ही बात है। सिया अब विक्रम के कंपनी की दूसरी हेड बन जाती है और वो दोनों अब साथ में खूब मेहनत करके कंपनी को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर एक दिन जब सिया अपने मायके जाती है, तभी अरे बिंदु काकी, मीनल, कैसी हो आप दोनों? अरे हम जैसे भी हो, तुझे उससे क्या लेना देना? और खबरदार जो मेरी बेटी से मिली तो। अरे लेकिन काकी, नमस्ते दामोदर भैया। अरे अजीब बात है, सिया से ना तो दामोदर दूध वाला और ना ही बिंदु कोई भी ठीक से बात भी नहीं करता और सब उससे मुंह फेर कर चले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? दामोदर भैया जो दूध बेचते हैं, उन्होंने भी मुझसे देखकर मुंह फेर दिया। और तो और बिंदु काकी, उन्होंने भी मुझे खामखा सुना दिया। अरे सिया बेटा, अब हमसे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता। जो बिंदु हमारे घर पर दिन में 50 बार आया करती थी, अब तो वो हमारी तरफ देखती भी नहीं है। और तो और दामोदर भी हमारे यहाँ दूध देने नहीं आता है। सबको यही लगता है कि हम लोग गलत थे। जब से तेरी शादी हुई है, तब से यही हाल है बेटा। क्या? अरे कैसे बेवकूफ लोग हैं ये। बाप रे, माफ कर दीजिए माँ, मैं तो शादी करके अपनी ससुराल चली गई, लेकिन पीछे से आपको हजारों ताने सुनने मिले होंगे जो तीर की तरह आपके दिल को चीर गए होंगे। अरे नहीं बेटा, तू अब ऐसी बातें मत कर। दुनिया चाहे हमें लाख ताने दे दे, लेकिन मुझे, उदय और अंजू बहू को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तेरे और विक्रम जी के प्यार को समझते हैं और हम तुम दोनों के साथ हैं। इसीलिए ना तो तुझे बुरा मानने की जरूरत है और ना ही शर्मिंदा होने की। तुम दोनों ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कुछ लोगों को और उनके नजरिए को हम कभी नहीं बदल सकते, और ये सारी बातें तुम उन पर ही छोड़ दो। शुक्रिया माँ, आपने सच में मेरा बहुत साथ दिया है। सिया अब भावुक होकर जमुना के गले लगती है। फिर एक रात जब सिया विक्रम की कॉफी बनाकर लाती है, तभी वो देखती है कि विक्रम फर्श पर बेहोश पड़ा है और उसे इस हालत में देखकर सिया के हाथ से कॉफी छूट जाती है। विक्रम, आंखें खोलो विक्रम। ओह गॉड, ये क्या हो गया? विक्रम! सिया की आवाज सुनकर अंश वहां पर आता है। क्या हुआ सिया? देखो ना अंश, मैं अभी अभी कमरे में आई और देखा कि विक्रम फर्श पर बेहोश पड़े हुए हैं। तुम घबराओ मत सिया, हमें पापा को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ अंश, जल्दी चलो। सिया बहुत घबरा जाती है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन इस बारे में वो सुलेखा से कुछ भी बात नहीं करते। अंश, विक्रम को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ सिया, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सबसे पहले तो तुम अपने आप को संभालो। आओ, बैठ जाओ यहाँ पर। सिया के चेयर पे बैठने के बाद अंश उसको पानी पिलाता है। देखो सिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम ही इस तरह से डर जाओगी तो कैसे चलेगा? तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे है विक्रम? विक्रम जी को हार्ट अटैक आया है। क्या? हार्ट अटैक की बात सुनकर अंश और सिया एकदम चौंक जाते हैं। हाँ, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई मेजर केस नहीं है, लेकिन फिर भी अब से आने वाले कुछ दिनों तक विक्रम जी को अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, और हमें उन्हें अगले 24 घंटों तक मॉनिटर करना होगा। उसकी चिंता मत कीजिए डॉक्टर, घर में सब है,
और अब से हम उनके पास ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, पक्का सब नॉर्मल है ना? विक्रम की हालत ज्यादा खराब तो नहीं है ना? देखिए, उनकी हालत तो खराब है, लेकिन उतनी भी नहीं कि जिसके चलते चिंता होनी चाहिए। दवाइयाँ और सही तरह से देखरेख के बाद वो एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। उनके खान पान में भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ऐसी चीजें तो बिल्कुल मत दीजिए जिनसे उनके हार्ट को तकलीफ हो। ठीक है डॉक्टर, और अब से मैं हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखूंगी। कुछ ही दिनों में विक्रम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और अब सिया उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ये लो विक्रम, ये सूप पियो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। शुक्रिया सिया। सच में तुम्हें ना किसी की नजर लग गई है। आज ही मैं माँ जी से कहकर तुम्हारी नजर उतरवाती हूँ। और तुम्हें पता है, जब से मैंने सुना है कि तुम्हें हार्ट अटैक आया है, तब से मेरी जान ही निकल गई थी। आई एम सॉरी सिया, एंड थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अरे चुप रहो, और अब प्लीज किसी भी तरह का टेंशन मत लो। हम सब हैं यहाँ पर। मैं तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को और हमारे घर को अच्छे से संभाल लूंगी। तुम इन सब की बिल्कुल चिंता मत करना। वो तो है सिया, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाओगी। फिर उस दिन के बाद से सिया ही अब बिजनेस संभालने लगती है, लेकिन एक हफ्ते में ही उसके कारण कंपनी को थोड़ा नुकसान हो जाता है, जिस कारण विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो सिया? लगातार 3 डील्स कैंसिल हो गई है। तुम्हारे कारण आज हमें कितना नुकसान हो गया है। अब मैं क्या करूं? आई एम सॉरी विक्रम, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई शायद। तुम्हारे भरोसे पर सब कुछ छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। सच में मैं ही पागल हूँ। आई एम सॉरी विक्रम, लेकिन प्लीज तुम इतना गुस्सा मत करो। मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी। अरे क्या धीरे धीरे सीख जाओगी? ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। बस डील ही तो पक्की करनी थी। लेकिन डील्स पक्की करने के लिए क्लाइंट भी वैसे होने चाहिए ना विक्रम। कभी कभी बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होते रहता है। जरूरी नहीं कि हर हफ्ते बस मुनाफा ही हो। बस करो सिया, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अकेला छोड़ दो मुझे। लेकिन विक्रम, मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। विक्रम के इस बर्ताव से सिया को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चली जाती है। और तभी उसे अपनी माँ का फोन आता है। हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है और विक्रम भी अभी पहले से बेहतर ही है। क्या हुआ सिया बेटा? तेरी आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तू दुखी है। बताना मुझे कि आखिर बात क्या है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल बेटा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। कोई तो बात है। चल, अब मुझे बिना छुपाए सच बता दे। माँ, वो ना। फिर सिया भावुक होकर जमुना को सब कुछ बता देती है। अरे जाने दे बेटा, विक्रम जी की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे हालात में अगर कोई परेशानी आ जाए तो वो व्यक्ति और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और वो इंसान ऐसे ही व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालेगा जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब तुझे ही उन्हें समझ कर लेना होगा बेटा। फिर भी माँ, मैं जानती हूँ कि वो बीमार है, लेकिन मुझ पर इतना चिल्लाना ये भी तो सही नहीं है ना माँ। हाँ बेटा, लेकिन इस बात को अब ज्यादा खींच मत और जा विक्रम जी से सुलह कर ले। खामोखा उनसे दूर रहकर या मन मुटाव के कारण उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। फिर सिया विक्रम के पास चली जाती है और उनसे इस बारे में बात करती है और अगले 1-2 दिनों में उनके बीच में सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। विक्रम, क्यों ना आज हम दोनों मूवी देखने जाए? डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें बाहर भी आना जाना करना चाहिए। अभी एक ही जगह पर रहकर बेचैनी महसूस हो सकती है तुम्हें, इसीलिए कह रही हूँ कि हमें मूवी देखनी चाहिए और उसके बाद हम बाहर थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। ठीक है सिया,
अब तुम इतना कह रही हो तो फिर चलते हैं। ठीक है विक्रम, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ और तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ सिया। फिर सिया और विक्रम दोनों मूवी देखने थिएटर चले जाते हैं। लेकिन मूवी शुरू होने के 20 से 25 मिनट बाद ही विक्रम वहां पर गुस्सा करने लगता है। अरे सिया, मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं बैठना। मेरी आंखें दर्द कर रही है। प्लीज चलो यहाँ से। लेकिन विक्रम, थोड़ी देर तो बैठो। नहीं सिया, इस मूवी के विजुअल्स काफी ज्यादा सफेद है और मुझे उनसे तकलीफ हो रही है। ठीक है विक्रम, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो चलो यहाँ से। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और 2 दिनों के बाद जब सिया अपने मायके जाती है तभी, अरे अंजू भाभी, आप इतना सज सवर कर कहाँ जा रहे हो? अरे सिया, हम दोनों पास ही के रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि आज के दिन ही हम दोनों पहली बार मिले थे। अरे वाह, क्या बात है भाभी, बधाई हो। सिया, कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे वाह भैया, आप तो एकदम हीरो लग रहे हो। कुछ भी सिया। अरे जब तक ये व्हीलचेयर मेरी जिंदगी में है तब तक मैं अच्छा कैसे लग सकता हूँ? इसकी वजह से तो मैं एकदम गंदा दिखता हूँ। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सारी फालतू की बातें मत कीजिए क्योंकि आप दुनिया के सबसे हैंडसम पति और भाई हो। फिर चाहे कुछ भी कहे। क्यों भाभी? हाँ सिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर उदय और अंजू दोनों साथ में चले जाते हैं और उन दोनों के बीच का प्यार देखकर सिया के मन में एक ख्याल आता है। भैया तो अपाहिज हो गए हैं, लेकिन फिर भी समय के साथ साथ भाभी सुधर चुकी है और अब वो उन्हें कितना प्यार करती है। लेकिन विक्रम का मैं क्या करूं? वो तो बस दिन ब दिन बदलते ही जा रहा है। कभी मूवी देखते समय उसकी आंखें दर्द करती है, तो कभी वो मुझ पर बेवजह गुस्सा करता है, तो कभी थकावट के कारण वो मेरे साथ कहीं नहीं आता। काश मैं और विक्रम भी एक नॉर्मल कपल की तरह रह पाते। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिनों के साथ साथ विक्रम भी अब पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर एक दिन सिया ऑफिस में कहीं नहीं दिख रही। लगता है कैंटीन में मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, वो पक्का वही होगी। फिर विक्रम जब कैंटीन पहुंचता है तभी वहां पर सिया रौनक नाम के एक एम्प्लॉय के साथ खाना खाते हुए बात कर रही होती है। तुम बहुत मजाक करते हो यार, और तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात है क्या? अच्छा, बाय द वे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, मानना पड़ेगा। इतनी अमीर होने के बाद भी आप खुद अपने हाथों से खाना बनाती हो। हाँ, क्योंकि मेरे पति और ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है, इसीलिए सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। अरे वाह, वैसे आज मैं और मेरी सहेली मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन अब उसे अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है। तो अगर आपको कोई एतराज ना हो और आप फ्री हो तो क्यों ना हम दोनों साथ में मूवी देखने जाए? अरे वाह, क्यों नहीं, चलते हैं ना। वैसे भी आज मेरी सारी मीटिंग 5 बजे ही खत्म हो जाएगी और उसके बाद तो मैं फ्री ही हूँ। तुम 6 बजे लॉग आउट कर देना। यहाँ से हम दोनों सीधे थिएटर में ही मिलेंगे। ओके, डन। रौनक और सिया के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती देखकर विक्रम को अब बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और सिया 6 बजे रौनक के साथ मूवी देखने चली जाती है। फिर रात में, विक्रम, मैंने तुम्हारे लिए ये नया कॉफी मग लाया है। तुम्हें ऐसा ही मग चाहिए था ना? और ये देखो, ये नए शूज भी लाए हैं। थोड़े महंगे हैं लेकिन तुम पर बहुत जचेंगे। और ये रंग तो तुम्हारा पसंदीदा रंग है ना? विक्रम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि अपने फोन में ही घुसे पड़े हो। देखो सिया, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। अब जाओ यहाँ से। विक्रम के मुंह से ये बातें सुनकर सिया एकदम हैरान रह जाती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ साथ
जैसे जैसे रौनक और सिया की दोस्ती बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सिया और विक्रम के बीच में तनाव भी बढ़ने लगता है। वाह सिया, क्या कमाल का पिज्जा बनाया है तुमने। सच में मजा ही आ गया। क्यों दादी? हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे आखिर बहू किसकी है? हाँ। वो बात तो है। थैंक यू माँ जी। अरे पापा, आ गए आप? अब जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि आज सिया ने वर्ल्ड का बेस्ट पिज्जा बनाया है, और अगर आप भी इन्हें खाओगे तो आप इनके फैन बन जाओगे। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग ही खाओ इसे। लेकिन पापा, अब इन्हें क्या हुआ? सिया बहू, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम दोनों को साथ में हंसते मुस्कुराते या बात करते हुए देखा भी नहीं। पता नहीं माँ जी कि आखिर विक्रम को क्या हो गया है। वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, बस अपने में ही रहते हैं। क्या? हाँ माँ जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। हो सकता है कि बिजनेस को लेकर किसी चिंता में हो, और घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सिया, तुम मुझसे बात करो और पूछो कि आखिर वो इतना कटा कटा सा क्यों रहने लगा है तुमसे। और अगर तुम पूछोगी नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? मैंने कई बार पूछा माँ जी, लेकिन विक्रम कोई जवाब ही नहीं देता। फिर सिया सुलेखा को उन दोनों के बीच हुए झगड़ों के बारे में बता देती है, और सुलेखा भी ये सुनकर अब काफी चिंता में पड़ जाती है। फिर एक दिन जब रौनक का जन्मदिन होता है, तभी सिया अपने हाथों से उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाती है और एक सुंदर सा गिफ्ट भी लाती है। ये तोहफा और कार्ड देखकर रौनक बहुत खुश हो जाएगा। जिंदगी में मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए, लेकिन रौनक मेरा पहला पक्का दोस्त बना है, और एक दोस्त का जन्मदिन दूसरे दोस्त के लिए किसी बड़े दिन से कम नहीं होता। वाह सिया, क्या बात है। इतने दिनों तक जो हो रहा था उसे देखकर मैं चुप था, लेकिन आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माना कि मैं बूढ़ा हूं, मुझ में ढेरों कमियां हैं, लेकिन इसीलिए तुम अब जवान लड़के के साथ अपनी नई प्रेम कहानी रचा रही हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विक्रम? ये कोई बकवास नहीं है, बल्कि सच्चाई है। और मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूं। मुझे सब समझ आता है कि रौनक और तुम्हारे बीच में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सिया। बस विक्रम, बहुत हुआ। आज तुमने ये सब कहकर सीधे मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। मैं अब तुम्हारे साथ एक मिनट भी अब नहीं रहूंगी। अरे मेरी माँ की सो, रौनक और मैं तो बस अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने उस दोस्ती का गलत मतलब निकाला। अरे कितने घटिया आदमी हो तुम। अब सिया गुस्सा होकर घर छोड़कर जाने लगती है, तभी उसे सुलेखा रोक लेती है। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों? ऐसे चलती है क्या शादी? और विक्रम, तू इतनी गंदी सोच कब से रखने लग गया? अरे रौनक तो बस इसका दोस्त है, और ये तो सिर्फ तुझसे ही प्यार करती है। और प्यार में एक दूसरे की खुशियों की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का दुख समझना चाहिए, ना कि गुस्सा होकर बातचीत बंद कर देनी चाहिए। लेकिन माँ। चुप, बिल्कुल चुप। आज तू कुछ भी नहीं बोलेगा। अरे माना कि इसने नुकसान कराया है कंपनी को, लेकिन ये तो नई नई आई है ना वहां पर। तुझे भी इसे समझ कर लेना चाहिए था, ना कि इस पर गुस्सा करना चाहिए था। और सिया बहू, तुम्हें भी इस बात को समझना होगा कि विक्रम अब कोई जवान आदमी नहीं है। माना कि यह थकता है, हर 15 दिन में कोई ना कोई तबीयत से लेकर परेशान होती ही रहती है, लेकिन इस सब से तुम्हारा इस पर प्यार कम क्यों हो रहा है? अरे तुम दोनों ने प्यार करने से पहले उम्र तो नहीं देखी, तो फिर अब उम्र तुम दोनों के प्यार के बीच में क्यों आ रही है? आप सही कह रही हो माँ जी। शायद हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख दी। अगर हम एक दूसरे से उम्मीदें ना रख के एक दूसरे का सहारा बनते,
तो ये रिश्ता और खूबसूरत बन सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हाँ माँ, और शुक्रिया हमारी आंखें खोलने के लिए। पता नहीं गुस्से में हम दोनों क्या फैसला लेने जा रहे थे। और सिया, मुझे माफ कर दो। नहीं विक्रम, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमसे ज्यादा गलतियां तो मैंने की है। इस तरह अंत में वो दोनों एक दूसरे को समझकर एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं और फिर से एक होकर जीवन भर खुशी से रहते हैं।